बेटा स्टार्ट करें आज की क्लास को। जैसा आपको बताया अभी तक हमने मार्केट में 2 लेक्चर कर लिया, आज हमारा 3rd लेक्चर है। अब जल्दी से पहले प्रीवियस क्लास को एक बार रिवाइज करेंगे एकदम फटाफट से, और उसके बाद आज के जो टॉपिक्स है हमारे वो करेंगे फटाफट खत्म। और मेरा ट्राई तो ये रहेगा कि आज ये चैप्टर निपट गए, बस इसका एक कर्व वाला सेगमेंट बचेगा। अगर सफिशिएंट टाइम रहा तो आज ही कराऊंगा, वरना अगली क्लास कराऊंगा, क्योंकि वो थोड़ा टेक्निकल है, तुम्हें समझ नहीं आएगा वरना अगर मैंने जल्दीबाजी कराई। तो वो हम आराम आराम से करेंगे थोड़ा। चलो सबसे पहले बेटा मैंने आपको मार्केट का मीनिंग बताया था, गौरिका जी याद है आपको? मार्केट इज अ एरिया, सिस्टम और मैकेनिज्म जहां पे बायर और सेलर क्या करता है, इंटरैक्ट करता है टू बाय एंड सेल अ कमोडिटी एट अ गिवन प्राइस एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। फिर मैंने आपको बताया कि मार्केट को हमने 6 कैटेगरी में क्लासिफाइड करा है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। 2 टाइप की होती है, स्पॉट और फॉरवर्ड। स्पॉट में डिलीवरी और ट्रांजेक्शन ऑन द स्पॉट T+2 days। फॉरवर्ड में डिलीवरी और ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस ऑन अ फ्यूचर डेट। सेकंड था ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, लोकल, रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल, डिवाइड करा था गुड्स कैसे, ड्यूरेबल है, सेमी ड्यूरेबल है, नॉन ड्यूरेबल है, क्या है। थर्ड था ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन। 2 टाइप की होती है, रेगुलेटेड एंड अनरेगुलेटेड। रेगुलेटेड में गवर्नमेंट इंटरवेंशन होता है, गवर्नमेंट कंट्रोल होता है, और अनरेगुलेटेड में गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता, प्राइवेट का फुल कंट्रोल होता है। फोर्थ था ऑन द बेसिस ऑफ टाइम गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल, वेरी शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, वेरी लॉन्ग रन। वेरी लॉन्ग रन को सेक्युलर बोलते थे। फिफ्थ था ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम, होलसेल रिटेल, बेसिक डिफरेंस था। और लास्ट था ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन विच इज व्हाट, परफेक्ट और इम्परफेक्ट। और इम्परफेक्ट में 3 थे, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली। और फर्दर ये 3 भी है जो आज मुझे पढ़ाने पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है वाले। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? पार्थवी जी कर लिया था ना आपने? अगर नहीं करा था तो रिकॉर्डिंग प्लीज कंप्लीट कर लेना जल्दी से, तुम्हारी शक्ल देख के लग नहीं रहा पता नहीं क्यों कर रहा था। अब आता है अगला, फॉर्म्स ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। बेटा कंपटीशन के बेसिस पे हमें 4 मार्केट पढ़नी थी, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली। सबसे पहले चारों मार्केट में बायर कैसे होते हैं बेटा? बायर, लार्ज नंबर ऑफ बायर। सेलर की बात करूं, लार्ज, सिंगल, लार्ज, फ्यू बट बिग। प्रोडक्ट की बात करूं तो पहला प्रोडक्ट क्या था, होमोजीनियस यानी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, क्लोज सब्स्टिट्यूट, और इधर क्या था, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस, व्हाटएवर, कुछ भी हो सकता है। एंट्री एग्जिट, यहां पे फ्री होती है, यहां पे रिस्ट्रिक्टेड होती है, बैरियर्स होते हैं, बैरियर, सॉरी नॉट रिस्ट्रिक्टेड, इट इज बैरियर। यहां पे फ्री और अगला रिस्ट्रिक्टेड। इसके बाद प्राइस की बात करूं, यहां पे प्राइस होता था यूनिफॉर्म, यहां पे होता था प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो आज पढ़ाऊंगा, यहां पे प्राइस होता था अलग ड्यू टू प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, और लास्ट में होता था प्राइस रिजिडिटी। प्राइस, ये भी आज बताऊंगा रिजिडिटी क्या होती है, यूनिफॉर्म और रिजिडिटी का डिफरेंस बताऊंगा। उसके बाद हम गए थे लास्ट, सेलिंग कॉस्ट, एब्सेंस, नॉमिनल, हाई, वेरी ह्यूज। डिमांड कर्व, परफेक्टली इलास्टिक पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मोनोपोली का बनता था इनइलास्टिक, डाउनवर्ड स्लोपिंग, स्टीपर। मोनोपोलिस्टिक में बनता था हाईली इलास्टिक, डाउनवर्ड स्लोपिंग, फ्लैटर। और यहां बनता था क्या, किंग्ड डिमांड कर्व। इस पे अभी चर्चा करनी, टेंशन मत देना। आफ्टर दैट हम गए थे टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली। 2 टाइप होते हैं, परफेक्ट, इम्परफेक्ट, अगर आप होमो में डील कर रहे हो या हेटेरो में डील कर रहे हो। सेकंड होता है ओपन या क्लोज, ओपन में फ्री एंट्री एंड एग्जिट होती है जो प्रैक्टिकली नहीं होता, क्लोज में रिस्ट्रिक्टेड होती है। पार्शियल, फुल, जिसमें एक लीडर होता है, अदर फॉलोअर होते हैं, वहां पे सब सेम होते हैं। और मेन है कोल्यूसिव, नॉन कोल्यूसिव। याद है गौरिका जी, कोल्यूसिव, नॉन कोल्यूसिव आपको? अच्छा आप लास्ट, सॉरी सॉरी, आकाश भाई, कोल्यूसिव नॉन कोल्यूसिव क्लियर है? कोल्यूसिव में सेलर प्राइस आउटपुट डिसीजन लेता है, सुहानी जी कैसे, साथ में टुगेदर, वहां पे इंडिपेंडेंटली। इसे बोलते हैं कोऑपरेटिव ओलिगोपोली, दैट वाज कॉम्पिटिटिव ओलिगोपोली। यहां पे एम होता है इंडस्ट्री के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, वहां पे एम होता है इंडिविजुअल प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। यहां पे ईशान भाई कार्टेल फॉर्मेशन होता है, वहां पे कार्टेल फॉर्मेशन नहीं होता। कोल्यूसिव के भी 2 टाइप थे, ऑर्गेनाइज और सिंडिकेटेड, डिपेंडिंग कि आप सेल कर रहे हो साथ में या सेल कर रहे हो अलग अलग। फिर एक पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओपेक, OPEC, फुल फॉर्म देख लेना। ओपेक एक एग्जांपल है ओलिगोपोली का, वो भी कौन सी वाली, कोल्यूसिव का। पेपर में आ जाता है कोल्यूसिव ओलिगोपोली का कौन सा एग्जांपल है, तो ओपेक याद रखेंगे। यहां तक कोई दिक्कत? एकदम बढ़िया चल रहा है। चलिए अब हमें आज ना छोटे छोटे 3 टॉपिक करने हैं, बस छोटे छोटे 3 टॉपिक। सबसे पहले आप हेडिंग डालो आज की, किंग्ड डिमांड कर्व अंडर ओलिगोपोली। किंग्ड डिमांड कर्व अंडर ओलिगोपोली। पहला ही क्वेश्चन बनता है पार्थवी जी कि ओलिगोपोली का डिमांड कर्व कैसा होता है, डैश। ऑप्शन क्या है, किंग्ड। या बोलेगा किंग्ड डिमांड कर्व कौन सी मार्केट में फॉर्म होता है, कौन सी में, ओलिगोपोली। तो 2 तो यही होगा सीधा क्वेश्चन। टॉपिक है
किंग्ड डिमांड कर्व अंडर ओलिगोपोली। अनस भाई ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये जो किंग्ड डिमांड कर्व का कॉन्सेप्ट है ये एक इकोनॉमिस्ट ने दिया था, जिनका नाम था बेटा, यूएस इकोनॉमिस्ट थे एक, अभी आप प्लीज नोट मत करना कुछ भी, जिनका नाम था पॉल स्वीजी। हाँ स्विगी नहीं है बेटा, ये नहीं है, स्विगी नहीं है, स्वीजी। इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को स्वीजी मॉडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? स्वीजी मॉडल। तो याद रखिएगा पेपर में आ सकता है किंग डिमांड कर्व किसने दिया था? पॉल स्वीजी। स्वीजी मॉडल इज आल्सो नोन एज डैश, इट इज किंग डिमांड कर्व। अब ये डिमांड कर्व कैसा होता है पहले मैं बना के दिखाता हूं और फिर मैं इसके पीछे का कॉन्सेप्ट बताता हूं। अगर आपको याद हो लास्ट क्लास मैंने बना के दिखाया था, ये कुछ ऐसा चल रहा था, ये ठीक है। अगर आप इस कर्व पे फोकस करो तो सबसे पहले आपको एक पॉइंट दिखेगा, ये वाला पॉइंट है ना बेटा। पहली चीज इसको बोलते हैं प्राइस रिजिडिटी। क्या बोलते हैं? अभी मैं बताऊंगा क्यों बोलते हैं पार्थवी जी, बट याद रखना दिस पॉइंट इज नोन एज प्राइस रिजिडिटी। आपको बना के देगा और पॉइंट ए मार्क कर देगा, बोलेगा ए स्टैंड फॉर डैश, प्राइस रिजिडिटी। मैम अगर आप प्राइस रिजिडिटी पॉइंट ए से पहले देखोगे तो आप नोटिस करोगे कि डिमांड कर्व बन रहा है डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्लैटर। कैसा कर्व बन रहा है? अच्छा कोई बताएगा डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्लैटर कब बनता है? जब कर्व कैसा होता है, कैसी होती है डिमांड? ए नलायक, हाईली इलास्टिक। कैसी होती है? आप यार ऊपर चेक करो ना, हाईली इलास्टिक में फ्लैटर बनता है, इन लेस इलास्टिक में स्टीपर बनता है। तो यहां पे याद रखना रिजिडिटी से पहले कर्व बनता है डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्लैटर, यानी इससे पहले इलास्टिसिटी कैसी होती है? हाईली इलास्टिक। यानी और डिटेल में जाऊं तो यहां पे ईडी विल बी मोर देन 1। और अगर आप चेक करो रिजिडिटी के बाद वाला जो सिचुएशन है, ये वाला पॉइंट बेटा, इसमें चेक करिए ये कैसा बन रहा है? डाउनवर्ड स्लोपिंग स्टीपर। डाउनवर्ड स्लोपिंग स्टीपर का मतलब है लेस इलास्टिक या इनइलास्टिक, और ईडी की वैल्यू क्या होती है? लेस देन 1, है ना। तो पहले तो ये आपके, अभी लॉजिक में दे रहा हूं क्यों बनता है, पहले तो आपके क्वेश्चन बनेंगे बेटा ऐसे। वो बोलेगा रिजिडिटी से पहला वाला जो पॉइंट होता है किंग डिमांड कर्व में, वो डैश फ्लैटर होता है, हाईली इलास्टिक रिप्रेजेंट करता है, ईडी विल बी मोर देन 1। क्योंकि रिजिडिटी के बाद जो पॉइंट है ये वाला हाईलाइट करके दिखा देगा, कहिए ये क्या है? स्टीपर बनता है, लेस इलास्टिक होता है, और क्या है? ईडी विल बी लेस देन 1। स्टीपर, लेस इलास्टिक, ईडी विल बी लेस देन 1। अब आप कहोगे सर ये है क्या बवाल, लॉजिकली समझाओ। अब मैं आपको समझाना चालू करो, प्लीज कुछ नोट मत करना, आराम से सुनो बेटा। ओलिगोपोली एक इतनी हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट है, जैसे टेलीकम्युनिकेशन, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, वो सब है। इतनी हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट है कि यहां पे अगर एक फर्म ने अपने प्राइसेस फिक्स करे हैं इस लेवल पे, तो बाकी सबको भी उस प्राइस को मैच करना पड़ेगा। दैट्स वाई यहां पे प्राइस क्या होता है? रिजिड होता है। क्या होता है? प्राइस। अब आप कहोगे सर रिजिड ही क्यों लिखवा रहे हो? जैसे यहां पे इन्होंने बोल दिया कि भाई प्राइस जो है वो 200 रुपए, तो बेटा सारी फॉर्म 200 रुपए पे सेम लेवल पे मेंटेन करेगी क्वांटिटी, ये क्वांटिटी है। अब आप कहोगे सर प्राइस कांस्टेंट ही रखवा दो। डिफरेंस समझो, प्राइस के कांस्टेंट होने का मतलब होता है कि प्राइस चेंज ही नहीं हो सकता, लेकिन प्राइस रिजिडिटी का मतलब होता है आप प्राइस चेंज कर सकते हो, लेकिन ये आपके लिए फेवरेबल है कि आप इसी पॉइंट पे रहिए। मतलब शिवानी मैं ये नहीं कह रहा कि ओलिगोपोली में आप प्राइस चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन वो आपके लिए अनफेवरेबल हो जाएगा। आपके लिए फेवरेबल यही है कि सारी फर्म जिस प्राइस पे ऑपरेट कर रहे हैं आप भी उसी प्राइस पे ऑपरेट करिए, तभी आपके लिए फायदा रहेगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्राइस रिजिडिटी।
डिफरेंस समझ आ रहा है? प्राइस कांस्टेंट या यूनिफॉर्म होने का मतलब क्या है? प्राइस 200 रुपए है और गोरेका 200 ही रहेगा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन रिजिडिटी का मतलब क्या है? भाई देखो, मार्केट के हिसाब से प्राइस 200 रुपए है, अब आपको इंडिविजुअली अपना प्राइस रखना है, रख लो, लेकिन आपके लिए ठीक तभी रहेगा जब 200 रहे। डिफरेंस समझ आ गया पहले रिजिडिटी और कांस्टेंट होने में? रिजिडिटी में प्राइस कैन चेंज बट इट इज नॉट फेवरेबल फॉर यू गाइस, मतलब फॉर द फर्म्स, कि वो चेंज करे। अब सर आप बोलोगे क्यों ना चेंज करे, अब मैं आपको रीजन बताता हूं। जियो ने अपना प्लान 200 रुपए पे सेट करा जब वो आया नया नया, आपने देखा था सबके प्लान एकदम से फॉल हो गए उसी प्राइस रेंज में, सबने रिजिडिटी को मेंटेन करा। अब एक कंपनी थी जिसका नाम था एयरटेल, एयरटेल ने बोला नहीं नहीं भाई, मैं तो नहीं बेचूंगी 200 रुपए में, मैं तो जी मार्केट कुछ भी गए, हमारे तो इतने लॉयल कस्टमर है, मैं तो ज्यादा चार्ज करूंगी। तो एयरटेल ने पता क्या करा, प्राइस को जस्ट थोड़ा सा बढ़ाया, थोड़ा सा, और उसने अपने कर्व को ना 200 रुपए से, जो 200 रुपए का रिजिडिटी वाला प्राइस है, 220 कर दिया। अब आप नोटिस करना बेटा, जैसे ही आप इससे 200 से 220 करोगे तो आप नोटिस करोगे कि कर्व इतना हाईली इलास्टिक है ऊपर कि थोड़ा सा प्राइस बढ़ाने से आपकी जो सेल्स है उसमें ड्रास्टिक डिक्रीज आया है ना। मतलब मार्केट इतनी हाईली कॉम्पिटिटिव है कि अगर आप रिजिडिटी से हल्का सा भी प्राइस ज्यादा चार्ज करते हो तो आप अपनी सेल्स को लूज कर सकते हो बहुत ज्यादा। तो क्या आप प्राइस को ऊपर ले जाना चाहोगे या रिजिडिटी पे ही रहना चाहोगे? रिजिडिटी पे। तभी तो बोला था लेके जाना चले जाओ, आपकी मर्जी है, लेकिन आपका लॉस हो जाएगा ऊपर जाने में। तो किसी और कंपनी ने क्या प्राइस को बढ़ाने की सोची? नहीं, क्योंकि भाई रिजिडिटी पे रहोगे तभी ठीक है, उसके ऊपर गए तो कर्व इज हाईली इलास्टिक, डिमांड एकदम से फॉल हो जाएगी और बहुत ज्यादा। तो सर एक काम करते, कर्व के नीचे जाते। बेटा यहां पे ना कर्व के नीचे जाना पॉसिबल नहीं होता, मार्केट इतनी हाईली कॉम्पिटिटिव है, इतना हाई प्राइस वॉर है कि जियो ने ये 200 रुपए का जो सेट रखा है ना, ये सारी कॉस्टिंग वॉस्टिंग को ऑब्जर्व करके रखा हुआ है। अब अगर आप इससे नीचे जाना चाहोगे भी ना तो आप लॉस ऑपरेट करोगे। अब गौरिका एक कंपनी शॉर्ट टर्म के लिए तो नीचे जा सकती है ना, मान लो एयरटेल ने बोला दिवाली बोनस है, 2 महीने के लिए हम अपने चार्जेस फ्री कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो 2 महीने के लिए तो करेगी। क्या वो लॉन्ग टर्म में 10 साल के लिए कम कर सकती है प्राइस? नहीं, क्योंकि कंपटीशन इतना ही, 200 रुपए जो सेट हुआ है ना, ये सारी चीजों को मेजर करते हुए 200 रुपए सेट हुआ है। अब अगर कोई कंपनी इससे नीचे जाएगी तो वो लॉस ऑपरेट करेगी, लॉस ऑपरेट शॉर्ट टर्म में कर सकती है, लॉन्ग टर्म में करेगी। और सुहानी अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा आपकी जियो की सिम है, 200 रुपए चार्ज है, एयरटेल शॉर्ट टर्म के लिए आपका 180 में प्लान दे रहा है 2 महीने के लिए, सिर्फ 2 महीने ही देगा, उसके बाद 200 रुपए। आप पोर्ट करोगे सिम? सिर्फ 2 महीने के लिए 200 से 120 180 मिलेगा, क्या आप पोर्ट करोगे? कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म का बेनिफिट नहीं है ना। तो अगर आप इससे नीचे ना प्राइस को ज्यादा भी फॉल कर दोगे शॉर्ट टर्म में, तो डिमांड कम ना, इसके नीचे लेस इलास्टिक होता है, तो आप नोटिस करोगे कि डिमांड में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। आप देख रहे हो थोड़ा सा ही डिफरेंस आया, अरे थोड़ा सा चेंज आया, तभी आपको बोला जाता है कि आप रिजिडिटी पे रहो। ईशान समझ आया? अगर कोई कंपनी रिजिडिटी से ऊपर जाएगी तो अपनी सेल्स लूज करेगी 100%, क्योंकि मार्केट इज सुपर कॉम्पिटिटिव। रिजिडिटी से नीचे आप जा नहीं सकते, क्योंकि आपको लॉसेस ऑपरेट होने लग जाएंगे जो लॉन्ग रन में आप ले नहीं पाओगे, शॉर्ट रन में ले लोगे थोड़ा बहुत, और शॉर्ट रन में अगर आप नीचे चले भी गए तो आपकी डिमांड इतनी ड्रास्टिकली नहीं बढ़ेगी। तो इट इज फेवरेबल कि आप कहां पे रहो, रिजिडिटी पे रहो। क्या ये समझ आता है? और इसे बोलते हैं किंग डिमांड कर्व। अब यही सारी बातें मैंने यहां पे लिखी हुई है बेटा, आप देखो एक एक क्वेश्चन जो बन सकता है। पहला, किंग डिमांड कर्व कौन सी मार्केट में बनता है? ओलिगोपोली। ये किसने दिया था? पॉल स्वीजी ने। इसको क्या बोलते हैं? स्वीजी मॉडल। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? प्राइस रिजिडिटी। रिजिडिटी से पहले द डिमांड कर्व इज हाईली इलास्टिक, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्लैटर, ईडी विल बी मोर देन 1। रिजिडिटी के बाद इट इज व्हाट? लेस इलास्टिक या इनइलास्टिक, डाउनवर्ड स्लोपिंग स्टीपर, ईडी विल बी लेस देन 1। कोई दिक्कत? ऊपर नीचे आपको जहां जाना है अपनी फर्म को ले जाओ, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन रिजिडिटी पे रहोगे तो सर्वाइव कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है, आप ब्रेकआउट हो जाओगे अगर आप रिजिडिटी से हिलते हो। आई होप ये समझ आया आपको, कोई दिक्कत यहां तक? पक्की बात? अभी हम एक ही साथ नोट करने को देंगे आपको, ठीक है? ये हो गया पहला कॉन्सेप्ट, 3 कॉन्सेप्ट में से एक कॉन्सेप्ट डन हो गया। सर अगर अभी जो
जियो ने अपने प्राइजेस क्यों बढ़ाए? बेटा वो अगर आप उस केस स्टडी को समझोगे तो वो इसलिए हो गया है बेटा क्योंकि ना इंटरनेशनल मार्केट में सेमीकंडक्टर चिप्स की शॉर्टेज चल रही थी, ठीक है? तो उसकी वजह से जो नेटवर्क्स है उनकी कॉस्टिंग बढ़ गई पीछे से। तो जियो ने नहीं बढ़ाए वो प्राइजेस, ये मत समझो जियो ने बढ़ाया उसकी वजह से बढ़े, सबने बढ़ाने थे वो प्राइजेस, इनिशिएट जियो ने कर दिया। भाई पीछे से कॉस्टिंग बढ़ेगी तो प्राइस सबके बढ़ेंगे ना, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप चेक करो, प्राइस बढ़े क्या सिर्फ जियो के बढ़े? पूरी मार्केट ऊपर गई और रिजिडिटी ऊपर शिफ्ट कर दी, अब रिजिडिटी नया प्राइस बन गया। अब देखो सबके प्राइस सिमिलर है, 100 अगर जियो ने 100 से बढ़ाएंगे, सबने ऑलमोस्ट 100 से बढ़ाए होंगे, कोई 99, कोई 103, कोई 105, बट ऑलमोस्ट एक रेंज में रहे होंगे। ऐसा नहीं कि जियो ने 100 से बढ़ाया, कोई 500 से बढ़ा रहा है, कोई 600, नहीं, एक रेंज में। ये होता है किंग डिमांड कर्व। अच्छा अब एक और कॉन्सेप्ट आता है, अब ये अलग टॉपिक है, बिल्कुल अलग टॉपिक। एक टॉपिक आता है डिमांड कर्व इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। बेटा आप याद करो जब मैंने परफेक्ट कॉम्पिटिशन आपको पढ़ाया था तो यार डिमांड कर्व कैसा बनाया था? कैसा बनाया था? परफेक्टली इलास्टिक पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब यही कॉन्सेप्ट है अगला आपका कि भैया ऐसा क्यों बनता है, तो मैं इसको बना के आपको दिखा देता हूं। ध्यान से सुनना क्यों बनता है। मैं बात कर रहा हूं परफेक्ट कॉम्पिटिशन की। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ईशान याद है तेरे को, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर। वेरी गुड। तो भाई परफेक्ट कॉम्पिटिशन की बात हो रही है जहां पे बायर एंड सेलर दोनों क्या होते हैं बेटा? लार्ज। वेरी गुड। अब इसको समझने के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा, सुनो। दो टर्म होती है बेटा, एक होती है इंडस्ट्री, एक होती है फर्म। पार्थवी जी इंडस्ट्री और फर्म में डिफरेंस पता है आपको? हाँ जोएब भाई, इंडस्ट्री और फर्म, अबे ये क्या है, डिफरेंस क्या होता है? पढ़ ले बेटा अपना अकाउंट पढ़ ले चुपचाप। अब इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री इज अ ग्रुप ऑफ फर्म। जैसे गौरिका मोबाइल फोन इज अ इंडस्ट्री, उसमें फर्म्स कौन है? एप्पल, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, है ना। ऑटोमोबाइल इज एन इंडस्ट्री, उसमें फर्म कौन है? टोयोटा, होंडा, होंडाई, वोल्क्सवैगन, जो भी आती है। तो इंडस्ट्री क्या होती है? इंडस्ट्री एक बड़ा ग्रुप ऑफ फर्म्स होता है और फर्म उसकी एक इंडिविजुअल यूनिट है। जैसे टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट क्या है? इंडस्ट्री है। उसके अंदर आता है क्या क्या आता है? कोलगेट, सेंसोडाइन, डाबर, पेप्सोडेंट। वो कह रहा है क्लोजअप, अश्लील इंसान, क्लोजअप पास आओ ऐसे करके ऐड था, वो लास्ट में किस वे से हो रही होती है ब्लर कर देते हैं। हाँ तुम पढ़ रहा था ना, तो मैंने तो सब देखा है, तू अपना अकाउंट पढ़ ले, क्लास डिस्टर्ब कर रहा है हमारी बप। ठीक है, तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर है, एक इंडस्ट्री एक फर्म। अच्छा सुनना ध्यान से बेटा, परफेक्ट कंपटीशन में जो इंडस्ट्री होती है ना, इंडस्ट्री होती है प्राइस मेकर। याद रखना इंडस्ट्री क्या होती है, मतलब सारे सेलर मिलकर, पूरी इंडस्ट्री मिलके प्राइस मेक करेगी कि किस प्राइस पे बेचना है, और फर्म का काम है सिर्फ और सिर्फ एक, ये होती है प्राइस टेकर। क्या होती है? प्राइस। पायल बेटा समझ आया आपको? इंडस्ट्री सारे ग्रुप मिलके बैठ के डिसाइड करेंगे क्या प्राइस रखना है, प्राइस मेकर, और जो प्राइस डिसाइड हो गया फर्म का काम है उसे प्राइस को टेक करना। लेकिन गौरिका अगर मैं मोनोपोली की बात करूं, मोनोपोली, मोनोपोली में याद है आपको क्या होता था? सिंगल सेलर, सिंगल सेलर। मोनोपोली में क्या होता था पार्थवी? मोनोपोली में सिंगल सेलर होता है बेटा, मतलब वहां पे वही इंडस्ट्री है और वही फर्म है, क्योंकि एक ही सेलर है ना, तो वही फर्म है वही इंडस्ट्री है। तो क्या मैं ऐसे बोलूं मोनोपोली में फर्म ही प्राइस मेकर है और फर्म ही प्राइस टेकर है? क्या मैं ये बोल सकता हूं? एब्सोल्युटली। बट यहां पे क्या है? इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर एंड फर्म इज द प्राइस टेकर। तो बेटा पता है क्या सीन होता है? देखो मैं बता रहा हूं कैसे सीन होता है, क्या बनता है। सबसे पहले इंडस्ट्री आती है, इंडस्ट्री कहती है अच्छा भाई ये पेन है, इस पेन का प्राइस डिसाइड करना है कितने में बेचना है। तो आपको पता है ऑलरेडी क्या करेगी वो चेक करेगी इसका डिमांड, ठीक है, इंडस्ट्री वो चेक करेगी इसकी सप्लाई, और जहां पे डिमांड सप्लाई इक्विवेलेंट होते हैं इस पॉइंट पे ये क्या आता था? आपको पता है मार्केट इक्विलिब्रियम आता था। मार्केट इक्विलिब्रियम पे
दिस इज योर इक्विलिब्रियम प्राइस, और मार्केट इक्विलिब्रियम पे दिस इज योर इक्विलिब्रियम। तो मार्केट ने डिसाइड करा है भाई देखो हम जो है 100 यूनिट सेल करेंगे, और प्राइस जो है वो मार्केट ने डिसाइड करा, लेट्स अज्यूम 5 रुपए पे। कितने रुपए पे बेटा? ये बोलते हैं इंडस्ट्री ने प्राइस मेक कर दिया बाय द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अब ये प्राइस जाएगा फर्म के पास, फर्म कहेगा भाई कितने में बेचना है? 5 में, ठीक है। ये इसी प्राइस को कंटिन्यू रखते हुए अपना कर्व बना देगा, ये इसका डिमांड कर्व है। अब देखो बेटा पहली बात, प्राइस का लेवल क्या है? 5 रुपीज, क्योंकि ये तो प्राइस टेकर है ना। गौरिका क्या ये प्राइस में कोई चेंज कर सकता है? जो इंडस्ट्री ने प्राइस में करा ये एज इट इज टेक करेगा। अब चाहिए ये 1 यूनिट बेचे, चाहिए 2 यूनिट बेचे, चाहिए 10 यूनिट बेचे, ये बेचेगा किस प्राइस पे? 5 रुपए पे। दैट्स वाई इसका डिमांड कर्व बनता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि ये प्राइस कांस्टेंट रखता है। क्यों? क्योंकि इसमें फर्म प्राइस टेकर है, वो प्राइस मैनिपुलेट नहीं कर सकती। क्या ये बात समझ आ रही है? तो अगर आपसे कोई पूछे आज के बाद कि परफेक्ट कंपटीशन का डिमांड कर्व कैसा बनता है, और कुछ नहीं बोला, ऑब्वियसली फर्म का बताना होता है कैसा बनता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस परफेक्टली इलास्टिक। अब रीजन इज वाई, क्यों बनता है? तो आप बताओगे बेटा कि यहां पे इंडस्ट्री प्राइस मेकर है, वो डिमांड और सप्लाई से प्राइस मेक कर देती है, और उस कांस्टेंट प्राइस पे फर्म को वो प्राइस टेक करना पड़ता है। दैट्स व्हाई इट इज कांस्टेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्लियर? बस। हाँ जी। नो नहीं, क्यों नहीं कर सकती? अब तो ये पूछेगा बेटा परफेक्ट कंपटीशन में देयर इज लार्ज नंबर ऑफ सेलर, एवरी सेलर इज सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट। अब मैं बेच रहा हूं ये पेन, और तुम सब बेच रहे हो ये पेन। अब पार्थवी मेरे से पेन लेने आई, ये सब बेच रहे बेटा 5 रुपए में, मैंने पार्थवी को बेटा 7 रुपए। बेटा पार्थवी तो मेरी गुद्दी पकड़ लेगी, इधर आओ सर आप बताती हो आपको। फालतू बोल रहे थे। पार्थवी क्या आप ये पेन जो मार्केट में सेम पेन 5 का मिल रहा है मेरे से 7 का लोगे? प्राइस चेंज नहीं कर सकता ना, क्योंकि हम सबने मिलके बैठ के तो डिसाइड करा था कि 5 में बेचेंगे। अब मैं नहीं अलग प्राइस दे सकता, बिल्कुल, क्योंकि सब सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है परफेक्ट। अगर मैं प्राइस चेंज करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तू अपना पढ़ ले बेटा, तू मत बोल, पढ़ के आके बोल रहा है फालतू। अच्छा चलो पहले बताओ किंग डिमांड कब क्लियर है? दूसरा देखो यही मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। पहले मैंने कर्व तो आपको ऑब्वियसली पता ही लग गया, ये कर्व है। ये मैंने शेड्यूल से भी बनाया है। इंडस्ट्री देखो प्राइस उसने लिया 1 2 3 4 5, जो प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड क्या होगी? कम, और सप्लाई क्या होगी? ज्यादा। और एक लेवल आएगा जब डिमांड और सप्लाई आपस में इक्वल 80 यूनिट्स पे, तो आपका ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, और इक्विलिब्रियम प्राइस कितना आया? 3 रुपए। प्राइस में एक हो गया 3 रुपए पे बिकेगा, 80 यूनिट बिकेगी, और ये प्राइस एज इट इज कौन टेक करेगा? फर्म। अब देखो फर्म का प्राइस क्या है? 333। याद है रेवेन्यू में यही डायग्राम बनाया था मैंने। प्राइस कांस्टेंट है, आप चाहे क्वांटिटी 1 बेचो, 2 बेचो, 3 बेचो, 4 बेचो, 5 बेचो। टीआर हमारे यहाँ निकाल के दिखाया सारा कुछ। क्लियर है? तो यहां पे ये 2 पॉइंट है जो आपको छोटे से, अब यहां से थ्योरी स्टार्ट है, ये तो मुझे अलग से पढ़ाना है, बट पहले ये 2 कर्व में कोई दिक्कत तो बताओ। क्लियर है? पार्थवी जी थोड़ा थोड़ा समझ आया? गौरिका जी समझ आया आपको? ठीक है, अब आप नोट कर लीजिए पहले ये 2 कॉन्सेप्ट, फिर मैं लास्ट डिस्क्रिमिनेशन पढ़ाऊंगा। जल्दी से बेटा पहले आप किंग डिमांड कर्व नोट करेंगे, फिर आप दूसरा पॉइंट नोट करेंगे। थोड़ा सा जल्दी जल्दी नोट करना प्लीज। ऑनलाइन वाले बच्चे बेटा, खुशी, संध्या, तुषार एंड वंश, कोई डाउट कोई परेशानी तो प्लीज बताएंगे बेटा। बेटा इस वीक हमारा जो भी टॉपिक चलेगा चलेगा, बहुत बढ़िया है। इस संडे आपकी एक्स्ट्रा क्लास होगी एक 2 से 3 घंटा कंबाइंड, जिसमें मुझे कॉमन टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 5। नहीं, एक क्लास में एक टॉपिक होगा। चैप्टर नंबर 1 मैं पहले उठाऊंगा, 2-2.5 घंटा मैक्सिमम, मैक्सिमम 2.5 घंटे में पूरा चैप्टर निपट जाएगा। 5 नंबर का आता है चैप्टर। और अगले वीक संडे को रखेंगे 5th चैप्टर बिजनेस साइकिल का, वो भी 2-2.5 घंटा पूरा चैप्टर निपटा दूंगा। और परसों प्रोडक्शन यूनिट के लिए टेस्ट के लिए प्रिपेयर रहिएगा। मैं दे दूंगा बेटा अपने आप, नोट से सुनो, हाँ हो जाएगा नोट से काम। रेवेन्यू के क्वेश्चन बुक में मार्केट वाले यूनिट में दिए हुए, रेवेन्यू भी मार्केट के ही साथ दिया हुआ है, तभी वो क्वेश्चन नहीं है। आ जाओ भाई नोट करो फटाफट से। चलिए जी,
तो अभी करंटली बेटा मैंने 2 टॉपिक आपको बता दिए, राइट? एक हमने किंग डिमांड कर्व कर लिया और एक मैंने लॉजिक बता दिया कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व क्यों बनता है परफेक्ट कॉम्बिनेशन में। अब इस टॉपिक में, इस चैप्टर में एक थियोरेटिकल टॉपिक और बचा है, एक्सेप्ट ग्राफ। हेडिंग डालो सारे बच्चे, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, और प्लीज इसे वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। हेडिंग डालेंगे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन और आप बेटा इसे वेरी इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट। आपको याद है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किसका फीचर था? मोनोपोली मार्केट में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ एक ही मार्केट कर सकती है, विच इज व्हाट? मोनोपोली। उसके अलावा और कोई कर नहीं सकता। तो जरा इसको समझते हैं क्या होता है, कैसे होता है। अब आ जाओ भाई। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करने का मतलब होता है प्राइस में भेदभाव करना। मतलब गौरिका जी, मैं सेलर हूं, मेरे पास एक कमोडिटी है, ये पेन, सेम कंज्यूमर 1 को मैं बेच रहा हूं 10 रुपए का और कंज्यूमर बी को मैं बेच रहा हूं 8 रुपए का। दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन इन प्राइस। मतलब जब आप सेम कमोडिटी को दो डिफरेंट बायर को दो डिफरेंट प्राइस चार्ज करते हो, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन। और ये डिस्क्रिमिनेशन याद रखना, वैसे तो कोई भी कर सकता है, बट सबसे अच्छा डिस्क्रिमिनेशन कौन सी मार्केट में होता है बेटा? क्योंकि इस मार्केट में सिंगल सेलर होता है। क्या होता है? अगर आप किसी और मार्केट में डिस्क्रिमिनेशन करने बैठे और वहां पे पता लग गया कि आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, तो हो सकता है बायर आपसे सामान ना खरीदे और वो दूसरे सेलर से खरीदे। लेकिन क्योंकि यहां पे सिंगल सेलर है, कोई सब्सिट्यूट अवेलेबल ही नहीं है, तो यहां पे आप डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल डंके की चोट पे करिए और बायर के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, उसे खरीदना ही पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन तो आता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज द सोल फीचर ऑफ डैश मार्केट। कौन सी मार्केट? मोनोपोली। अच्छा, मीनिंग क्या होता है डिस्क्रिमिनेशन का? इट मींस सेलर कैन चार्ज different prices from different buyer for the same commodity। सेलर डिफरेंट प्राइस चार्ज कर सकता है डिफरेंट बायर के सेम गुड के लिए। तो सेलर कैन चार्ज डिफरेंट प्राइस फ्रॉम डिफरेंट बायर सेम कमोडिटी के लिए। तीसरी बात जिससे क्वेश्चन बनता है वो ये है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन 4 तरीके से किया जा सकता है। कितने तरीके से? 4। अनस भाई, सबसे पहला एक होता है टाइम बेस्ड, एक होता है एरिया बेस्ड, एक होता है यूज बेस्ड और एक होता है कंज्यूमर बेस्ड। डिस्क्रिमिनेशन करने के 4 तरीके। सबसे पहले टाइम बेस्ड। बेटा टाइम बेस्ड जनरली आपने देखा होगा फ्लाइट टिकट्स में, जब आप फ्लाइट टिकट बुक करते हो, अगर आप 3 महीने पहले कर रहे हो तो प्राइस कम होंगे, इंस्टेंटली इमरजेंसी कर रहे हो प्राइस ज्यादा होंगे। जब आप मूवी देखने जाते हो पीवीआर में, वीकेंड्स में टिकट क्या होते हैं? एक्सपेंसिव। वीकडेज में सस्ते होते हैं। जनरली इवनिंग और रात के शोज क्या होते हैं? एक्सपेंसिव। मॉर्निंग और आफ्टरनून शोज क्या होते हैं? कंपेरेटिवली चीप। तो ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ऑन द बेस ऑफ टाइम। केएफसी में जाओ कभी, वेंसडे स्पेशल बकेट मिलती है नॉन वेजिटेरियन। कौन कौन नॉन वेज? पापी इंसान हो, सुधर जाओ साले पापी। तू पढ़ ले हो, ये हाथ में उठा, यहाँ ध्यान है तेरा। बेटा छोड़ दो नॉन वेज तो इंसान नहीं हो गया। मत खाया करो यार। हाँ मैं भी खाता हूँ। मैं तो बहुत गलत काम करता हूँ, मैं तेरे को भी गलत रास्ते भेज दूंगा। हाँ अबे चल, मच्छर थोड़ी खा लिया था मैंने, मच्छर ने तो काटा था। हाँ बट मैं तो बेटा बहुत गलत काम करता हूँ। अब मैं ड्रग्स बेचूंगा तो तुझे थोड़ी बोलूंगा ड्रग्स बेचो बढ़िया काम है। मैं तो बोलूंगा ना मत करो, किसी को मार के तुम खा रहे हो अपने स्वाद के लिए। पात्री जी आप नॉन वेज खाते हो? खाया करो बेटा, तभी तो बीमार पड़ते हो आप। हाँ आप खाया करो, आपको नीड है। चलो दोगलापन। हाँ टाइम पे समझ आया। केएफसी में वेडनेसडे स्पेशल बकेट होती है, जो बकेट 700 की है वो 500 की मिल जाती है, मस्त होती है भाई, कभी ट्राई कर। तो ये बेसिकली वो डिस्क्रिमिनेट तो कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। सेकंड आता है एरिया बेस्ड। एरिया बेस्ड बोले तो क्या बेटा, अगर एक सब्जी वाले भैया, मान लो आलोक ने सब्जी की रेडी लगा ली, अब वो अगर मंडी में बैठा है तो प्राइस कंपेरेटिवली कम रखेगा।
मंडी से आते आते कालका जी में आ गया, प्राइस बढ़ जाएगा। सीधा सीधा चला गया अगर गलती से कहां पे, जीके, तो प्राइस और बढ़ जाए, डबल हो जाएंगे प्राइस। तो यहां पे जो ग्रोसरी फ्रूट वेजिटेबल वेंडर्स है रेडी में, वो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, एरिया के बेसिस पे प्राइस डिस्क्रिमिनेट हो रहा है। तो ये भी एक तरीका है डिस्क्रिमिनेशन करने का। एक तरीका होता है यूज बेस्ड, जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है इलेक्ट्रिसिटी। बेटा इलेक्ट्रिसिटी तो इलेक्ट्रिसिटी है, अब पार्थवी अगर इस स्विच में हाथ डाल दे तो करंट तो वही लगेगा, लेकिन प्रॉब्लम समझो पार्थवी जी, जब आप घर पे इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो तो बेटा फिर वो रेजिडेंशियल रेट लगता है 3 या 4 रुपए पर यूनिट। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे तो वही एसी चल रहा है ना जो आपके घर पे चल रहा है, वही पंखा चल रहा है। लेकिन वो कहता है कि भैया आपका तो कमर्शियल पर्पस है, तो हम आपसे लेंगे 8 रुपए 10 रुपए यूनिट। ये कैसा डिस्क्रिमिनेशन है, यूज बेस्ड। इलेक्ट्रिसिटी वही है, सब कुछ सेम है, बस अगर आप रेजिडेंशियल पर्पस के लिए ले लो, पर्सनल पर्पस के लिए, तो प्राइस कम है, कमर्शियल पर्पस के लिए प्राइस ज्यादा। इसे बोलते हैं यूज बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। तो डिस्क्रिमिनेशन कैन बी टाइम बेस्ड, कैन बी एरिया बेस्ड, कैन बी यूज बेस्ड, और जो रेलवे करता है वो लास्ट है कौन सा, कंज्यूमर बेस्ड। कुतुब मीनार गए हो, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार नहीं गए, जा बेटा, मतलब पेपर के बाद। सुंदर नर्सरी गए हो यार, वो तो सुंदर नर्सरी, हाँ किसके साथ गया था, किसके साथ गया था, मीटअप था, किसका मीटअप था, किसके साथ, टीचर को नहीं छोड़ा तूने, मेल या फीमेल, मेल, मेल टीचर, चलो इंडिया में सब लीगल है। हाँ सुंदर नर्सरी में बेटा कभी आप जाइए, कुछ नहीं है, वो पिकनिक करने की जगह है, अमीर लोग वहां पिकनिक करने आते हैं, हमारे लायक जगह नहीं है। तो वहां पे अच्छी अच्छी फैमिली आती है, पूरा चेयर वेयर सब वही अपने घर बना देते हैं, वो खाना वाना पैक करके खाना खाते। वहां मैंने टिकट लगता है बाहर, तो जैसे अब हम लोग जाएंगे तो हमारे लिए टिकट है, पता नहीं, मैं बहुत पहले गया था, 80 70 80 रुपीज के अराउंड था। वहां पे बगल में एक साइड में लाइन थी, और वहां पे जो वो होते हैं ना नॉन रेजिडेंट फॉरेनर्स जो आते हैं ट्रैवल करने, उनका टिकट था 200 रुपए। कुतुब मीनार में आप जाइए, कुतुब मीनार में आपका टिकट 50 रुपए या 30 रुपए होता है शायद, मुझे नहीं पता। छोटे बच्चों का फ्री, और जो बाहर के अब्रॉड वाले लोग होते हैं उनका महंगा। ये कैसा डिस्क्रिमिनेशन है, कंज्यूमर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है। आप रेलवे में जाइए, रेलवे में छोटे बच्चे का टिकट फ्री है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का कंसेशन होगा, रेलवे एम्प्लॉय के लिए फ्री है, आर्मी ऑफिसर हो तो उसके लिए कंसेशन होगा, होता है ना। तो वो कंज्यूमर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन कर रहे, दैट इज कंज्यूमर बेस्ड। तो 3 बातें मैंने बताई, एक बार रिपीट कर दो। पहला, डिस्क्रिमिनेशन इज द सोल फीचर ऑफ मोनोपोली मार्केट। डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है डिफरेंट प्राइस चार्ज करना फ्रॉम डिफरेंट बायर फॉर दी सेम गुड। डिस्क्रिमिनेशन करने के कितने मोड्स है, 4 मोड्स है। पहला टाइम बेस्ड, जो पीवीआर सिनेमा वाले करते हैं। दूसरा एरिया बेस्ड, जो वेंडर्स वेजिटेबल वगैरह वाले करते हैं। तीसरा यूज बेस्ड, जो इलेक्ट्रिसिटी में होता है। और चौथा कंज्यूमर बेस्ड, जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह में होता है हमारे और बाहर के लोगों के साथ। तो ये सब डिस्क्रिमिनेशन। हाँ जी बेटा, मैं देख, मैंने ये नहीं बोला करने के लिए तू कहीं भी कर। अब मेरी दुकान है, अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ जेन्युइनली, ऐसे अब ऑफेंड मत हो जाना। अब आप लोग सब मेरे से पढ़ रहे हो, आपको क्या लगता है कि सबकी फीस सेम होती है? ओ क्या बोल रहा है बेटा, अगर कोई फाइनेंशियली इतना स्टेबल नहीं है, हाँ तो कम होगा ना। तो वो क्या हो रहा है, मैं भी तो डिस्क्रिमिनेट कर रहा हूं ना फीस को देख के। अब मैं आलोक आया मेरे सामने, मुझे लगा भाई इसको तो काट दूंगा लंबा, इसको बता दी 40,000 रुपए फीस, आजा बेटा तुझे लपेटता हूं है। अबे मतलब पॉइंट ये है कि हम डिस्क्रिमिनेट, अब मैं ये नहीं कह रहा कि डिस्क्रिमिनेशन मोनोपोली के अलावा कोई कर नहीं सकता, मैं कर रहा हूं ना। लेकिन अगर पता चल गया तो वो आपके लिए ठीक नहीं, मतलब मैं खुल के नहीं कर सकता। अब मैं आपको यहां थोड़ी बताऊंगा ये कितनी फीस दे रहा है, कितनी फीस दे रहा है। अभी जैसे मैंने बोला सबको फीस सबको में लगता है सेम होती है, पीछे से आवाज आ गई वो भी गंदी सी, पता नहीं किसने करी मतलब मैं डंके की चोट में नहीं कर सकता, लेकिन मोनोपोली वाला कर सकता है। अब अगर पूरे एरिया में मैं पढ़ा रहा हूं इकोनॉमिक्स फाउंडेशन का, तो मैं बोलूंगा तेरे से 5,000 रुपए लूंगा, सुवानी से 20,000 रुपए लूंगा। सुवानी करी मेरे से 20,000 रुपए, मैंने कहा मेरी मर्जी, जा पढ़ना तो पढ़ वरना मत पढ़। ऐसा कर सकता हूं ना मैं, अगर मैं मोनोपोली में सिंगल सेलर हूं। लेकिन क्या मैं अभी कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं, खुलने में नहीं कर सकता, छुप छुप के करना पड़ेगा डिस्क्रिमिनेशन। हाँ पहले बताइए यहां तक कोई दिक्कत? हाँ मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मोनोपोली प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अच्छे से कर सकती है, एकदम बढ़िया तरीके। अदर मार्केट कैन डिस्क्रिमिनेट
बट पॉइंट वही है, उन पे जमेगा नहीं। अब जैसे मैंने पीवीआर का एग्जांपल दिया, वो मोनोपोली थोड़ी है, मोनोपोली थोड़ी है, इनॉक्स भी तो है ना, और कितने सारे सिनेमाज है जो मूवी चलाते हैं, बट ये लोग भी कर रहे हैं, तो ठीक है। हाँ जी, कोई तो अपना पढ़ना तो क्या, नहीं डाउट नहीं है, क्या डाउट, जल्दी बता। मास लेवल पे नहीं होगा, सीक्रेटली करना पड़ेगा, और कर भी रहे हो तो माइनर कर सकते हो, ज्यादा नहीं कर सकते। हाँ, उनको नॉलेज होगी, उनके पास सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होगा, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, तो डिस्क्रिमिनेट करते हुए पकड़े गए और उनको हर्ट हो गया, ओ उन्होंने ऐसे कर दिया, तो कुछ भी हो सकता है। नहीं बेटा, डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में पढ़ाता ही नहीं हूं, वो आज तक जब से फाउंडेशन है तब से पेपर में आया ही नहीं है। छोटा सा टॉपिक है, आपको होम, हाँ लास्ट के 2 क्वेश्चन मॉड्यूल में डिग्री के हैं, वो आपको अगर रिवीजन में मुझे लगा एमटीपी आरटीपी में क्वेश्चन आया तो मैं पढ़ाता हूं, अदरवाइज मैं पढ़ाता नहीं हूं, आज तक तो आया नहीं है, तो सही चल रहे अपन। अगर एमटीपी आरटीपी में मुझे डिग्री का क्वेश्चन दिख गया कोई, मॉड्यूल में है लास्ट के 2 क्वेश्चन, अगर एमटीपी आरटीपी में है तो मैं रिवीजन टाइम पे बता दूंगा, अदरवाइज मैं पढ़ाता नहीं, क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। हाँ, अब आते हैं ऑब्जेक्टिव। बेटा इससे लास्ट टू लास्ट ईयर ही शायद पेपर में क्वेश्चन आया था। अब अगला पॉइंट आता है गौरिका जी की, डिस्क्रिमिनेशन करना क्यों है, व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव, व्हाट आर दी पर्पस, या क्या इंपॉर्टेंस है डिस्क्रिमिनेशन करने की। तो देयर आर मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स। अब आप डिस्क्रिमिनेशन किसी भी एक रीजन की वजह से कर सकते हो, जैसे पहला रीजन है, पहला ऑब्जेक्टिव टू मैक्सिमाइज। अब सुहानी, जब मुझे पता है कि मैं तुमसे ज्यादा पैसे लेके अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकता हूं, तो बेटा मैं तो काटूंगा ना फिर कस्टमर का। तो लोग क्या कर रहे हैं, मोनोपोली क्या करती है, कई बार मोनोपोली डिस्क्रिमिनेट करती है ये सोच के कि भाई जब ये रिच क्लास है और ये ज्यादा पैसे दे सकता है तो मैं इससे ज्यादा पैसे लेता हूं, प्रॉफिट मैक्सिमाइज रहेगा। तो पहला ऑब्जेक्टिव हो सकता है क्या, टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। एक और ऑब्जेक्टिव हो सकता है टू डिस्पोज ऑफ सरप्लस स्टॉक। जैसे बेस्ट एग्जांपल, फिर आपको पता है क्लियरेंस सेल लगती है, अभी लास्ट ईयर ना, अभी लास्ट थोड़े टाइम पहले मैं वहां, क्या है वो, लाजपत नगर 3C मॉल में सबसे आगे क्या है, हल्दीराम के नीचे, अबे रेस्टोरेंट नहीं, अरे कुछ स्टोर है यार, एक नाम मुंह पे याद नहीं आ रहा। पार्थवी जी कौन सा स्टोर है, आप लाजपत नगर गए हो कभी, 3C मॉल नहीं है, मॉल में एक ही स्टोर है यार वो, वेस्ट साइड, वेस्ट साइड का स्टोर है ना, वेस्ट साइड में भाई क्लियरेंस से लगते हैं बहुत तगड़ी, जेन्युइनली बता रहा हूँ बहुत तगड़ी। तो भाई मैं मम्मी को वहीं लेके जाता हूँ, अपनी मम्मी ले लो जो लेना है। तो उसमें होता क्या है, आपको पता है ना, इनको हर साल अपने न्यू अराइवल्स लाने होते हैं, नए डिजाइन, नए कलर्स जो भी है, तो ये पुराने सरप्लस स्टॉक को इन्हें डिस्पोज करना है। अब वो डिस्पोज कैसे होगा, तो ये क्या करते हैं, जो सूट्स एथनिक या जो भी कोई भी चीज, शर्ट जीन्स, ये बेच रहे होते थे 2, 3, 2,500, 5,000 की, ये ईयर एंड तक आते आते लिटरली बता रहा हूं, ऐसा होता है कि 1,000 रुपीज का होता है, उसमें भी बाय वन गेट वन लगा देते हैं लास्ट में आके। ये क्यों कर रहे हैं ऐसा, टू डिस्पोज ऑफ सरप्लस स्टॉक, क्योंकि कहां रखेंगे भाई, नया फ्रेश अराइवल लाने के लिए इनको निकालना पड़ेगा ना। तो कई बार जैसे वेस्ट साइड, वो डिस्क्रिमिनेशन करता है ईयर एंड पे आके, टू डिस्पोज ऑफ सरप्लस स्टॉक, क्योंकि एक्सेस स्टॉक को बेचना है, तो वो क्या करता है, सेल लगा के प्राइस ड्रॉप कर देता है। वही गुड वो 1 महीने पहले बेच रहा होता है 1,000 रुपए का, अब वो बेच रहा है 200 रुपए का। बात समझ आ रही क्या, तो डिस्क्रिमिनेशन करने का स्वानी जी पहला ऑब्जेक्टिव टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, सेकंड ऑब्जेक्टिव टू डिस्पोज ऑफ सरप्लस स्टॉक, तीसरा ऑब्जेक्टिव है टू कैप्चर फॉरेन मार्केट, जिसे बोलते हैं डंपिंग। क्या बोलते हैं, अब ये क्या होता है सुनो बेटा, आपको पता है ना, किसी भी कंट्री के लिए एक्सपोर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपोर्ट करने से फॉरेन करेंसी का क्या होता है, इनफ्लो होता है। अगर आप एक्सपोर्ट डोमिनेट करते हो, आपकी कंट्री एक बहुत बड़ी एक्सपोर्टर है, तो पूरी इंटरनेशनल मार्केट में आपकी इमेज और डोमिनेटिंग पर्सनालिटी बन जाती है। जैसे चाइना है, चाइना की इकोनॉमी इतनी बूस्ट है, क्यों भाई, क्योंकि इंडस्ट्री जितनी केपेबल है, एक्सपोर्ट इतना ज्यादा एक्सपोर्ट है, हद ही नहीं है, इंटरनेशनल मार्केट में डोमिनेट करता है ना भाई तगड़े तरीके से। चाइना पता है क्या करता है, चाइना सबसे खतरनाक लेवल पे डंपिंग करता है। डंपिंग मतलब क्या होता है, ये फोन है, ये चाइना में मैन्युफैक्चरिंग होती है एप्पल की, चाइना, वियतनाम और अब इंडिया। चाइना क्या करता है, मान लो ये फोन बनाया, इस फोन को वो अपनी कंट्री में बेच रहा है 1,00,000 रुपए में, एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है, 1,00,000 रुपए का फोन बिक रहा है अपनी कंट्री में। टू कैप्चर इंडियन मार्केट,
वो यही फोन इंडिया में एक्सपोर्ट करता है और प्राइस रखता है 70,000 रुपए। अपनी कंट्री में कितना बेच रहा है? 1 लाख। अपनी कंट्री में प्राइस कम नहीं करा ताकि हमारी डोमेस्टिक मार्केट प्रोटेक्टेड रहे, इनसे तो प्रॉफिट कमाएंगे। और इंडियन मार्केट को कैप्चर करने में जो गुड अपनी कंट्री में 1 लाख का बेच रहा है, जानबूझ के हमारी कंट्री में कितने का बेच रहा है? 70,000। दिस इज कॉल्ड डंपिंग। डंपिंग मतलब होता है जब आप एक्सपोर्टेड गुड्स का प्राइस डोमेस्टिक प्राइस से भी कम रखते हो ताकि उस मार्केट को कैप्चर कर पाओ। अब डंपिंग का तोड़ क्या होता है? डंपिंग का तोड़ ये होता है कि इंडियन गवर्नमेंट उन गुड्स पे इंपोर्ट ड्यूटीज लगा देती है ताकि कैसे ड्यूटी, जैसे उन्होंने गवर्नमेंट ने देखा भाई ये 1 लाख का वहां बेच रहा है, हमारी कंट्री को कैप्चर करने के लिए कितने का बेच रहा है? 70,000 का। कितने का डिफरेंस है? लगा दे इंपोर्ट ड्यूटी 30,000 की। तो डंपिंग, अभी जब इंटरनेशनल ट्रेड करके टॉपिक आएगा तब मैं आपको सिखाऊंगा सी वाले बच्चों को क्या होता है। तो डंपिंग को ब्रेक करने के लिए हमारी गवर्नमेंट इंपोर्ट ड्यूटी लगा देती है। ये उसका एक स्पेसिफिक नाम होता है उस ड्यूटी का, टाइप्स ऑफ ड्यूटीज में हम पढ़ेंगे वो, ठीक है, ताकि डंपिंग ना कर पाए कोई। बट हाँ, तो डिस्क्रिमिनेशन करने का थर्ड पर्पस क्या होता है? फॉरेन मार्केट को कैप्चर करना, जिसे डंपिंग बोलते हैं। अगला, ये पेपर में आया था बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का? याद रखना, जो इंडिया में होता है। इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन सरकार करती है क्या मेंटेन करने के लिए? इक्विटी। रेलवे हर कोई अफोर्ड कर पाए, हर सही तरीके से सबको वो चीज मिले। इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन इसलिए हो जाता है, इंडिया में क्या है, कोई कमोडिटी, जैसे मान लो ये कमोडिटी है, अभी एसेंशियल एलिमेंट है, सबको मिल रहा है 100 रुपए में, लेकिन हो सकता है कुछ पर्टिकुलर क्लासेस 100 रुपए में खरीद नहीं पा रही, लेकिन उन्हें भी चाहिए, तो गवर्नमेंट जानबूझ के आएगी, डिस्क्रिमिनेट करेगी, कहेगी तुम्हारे लिए 70 का है, ताकि क्या मेंटेन हो सके? इक्विटी, वो कमोडिटी सबको मिल पाए। जनरली इंडिया में इक्विटी पर्सपेक्टिव से ही होता है, क्योंकि मोनोपोली इंडिया में गवर्नमेंट की है ना, प्राइवेट मोनोपोली तो है नहीं, तो प्रॉफिट क्यों मैक्सिमाइज करेंगे, सरप्लस, तो मेन इक्विटी लॉजिक है। और लास्ट, टू अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल। बेटा इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या है? अगर आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करोगे तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो फ्यूचर में आप प्रोडक्शन क्या कर पाओगे? ज्यादा इंक्रीज कर पाओगे। और आपने पढ़ा था, जब आप प्रोडक्शन बढ़ाते हो तो लॉन्ग रन में एवरेज कॉस्ट क्या होता है? फॉल होता है, उसे बोलते थे इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अगर आपको कॉस्ट का चैप्टर याद हो, याद है इकोनॉमीज ऑफ स्केल? जब एलएसी फॉल करता है, इट इज टेंजेंट टू फॉलिंग पोर्शन ऑफ एसएसी, इसे इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल बोलते हैं। बचा लेना भगवान जी, हाँ पढ़ ले बेटा आपने। हाँ, एलएसी फॉल करता है तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करेंगे। 5 ऑब्जेक्टिव है सर। कंज्यूमर बेस का डिस्क्रिमिनेशन समझ नहीं आया। अच्छा वंश भाई एक बार दोबारा बताता हूं, 5 ऑब्जेक्टिव है, क्लियर है? एक बार वापस से रिपीट करो, बस लास्ट टॉपिक है कंडीशन। हाँ बस खत्म हो गया, आ जाओ वापस से आना। पहला, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज द सोल फीचर ऑफ मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है प्राइस डिफरेंट चार्ज करना फ्रॉम डिफरेंट बायर फॉर दी सेम गुड। डिस्क्रिमिनेशन 4 तरीके से होता है, टाइम, एरिया, यूज, कंज्यूमर। 3 तो आपको क्लियर है। वंश भाई कह रहे सर कंज्यूमर बेस समझ नहीं आया। बेटा कंज्यूमर बेस करता है रेलवे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट में। जब तू कहीं घूमने जाता है, लाल किला, कुतुब मीनार, तो बेटा क्योंकि तू इंडियन है तेरा टिकट लगता है 30 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, जो भी होगा। लेकिन जब वहीं इंडिया गेट तो वही है बेटा, कुतुब, सॉरी इंडिया गेट में टिकट नहीं होता, कुतुब मीनार तो वही है, उनको कुछ अलग थोड़ी दिखा देंगे वहां पे, लेकिन उनसे जो है चार्ज किया जाता है 200 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए, डबल दी प्राइस। तो दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर बेस्ड। वो देख रहे हैं कि इंडियन रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, और कंज्यूमर के अकॉर्डिंगली वो प्राइस चार्ज कर रहे हैं। ओके सर, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन करने के 5 ऑब्जेक्टिव है, इनमें से किसी भी वजह से कर सकते हो। प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए, डिस्पोज ऑफ सरप्लस स्टॉक को निकालने के लिए कई बार सस्ते में बेच देते हो, फॉरेन मार्केट को कैप्चर यानी डंपिंग करने के लिए कई बार आप अपने नॉर्मल प्राइस से कम में बेच देते हो, इक्विटी मेंटेन करने के लिए जो गवर्नमेंट जनरली करती है, और लास्ट टू अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब एक लास्ट टॉपिक है डिस्क्रिमिनेशन का, दैट इज कंडीशन टू एक्सरसाइज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ध्यान से सुनना, बिल्कुल फोकस से। गौरिका जी, अगर आपको डिस्क्रिमिनेशन करना है तो आप डिस्क्रिमिनेशन तभी कर सकते हो जब 4 कंडीशन होगी। कितनी कंडीशन? अगर इनमें से एक भी कंडीशन मीट नहीं होती तो आप डिस्क्रिमिनेशन बढ़िया तरीके से नहीं कर पाओगे। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, सुहानी जी मान लो मैं मोनोपोली में हूं, ऑब्वियसली पहले तो मोनोपोली, पहली कंडीशन आप मोनोपोली में हो, मैं डिफरेंट बायर से डिफरेंट प्राइस चार्ज करूंगा, मैंने डिसाइड कर लिया, बट एक लिमिट तो होगी। अब अगर मैं ईशान से 5,000 रुपए ले रहा हूं उस गुड के, क्या मैं सुहानी से 50,000 रुपए ले लूं?
भाई ये तो फिर तो किसी के पास पैसा कितना भी हो बेटा, रिच क्लास हो, इतना भी नहीं है ना कि उसे आप बिल्कुल ही लूट लो बिल्कुल। तो सुहानी तो मेरा गला पकड़ ले कि सर 5-50, 5 का 10 ठीक है, 15 ठीक है, 5 का 50 थोड़ी कर दोगे आप। पॉइंट यह है कि आप कितना डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो और कब डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो। तो उसके लिए 4 कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1, देयर शुड बी सम फॉर्म ऑफ मोनोपोली पावर। पहली बात तो अगर कुछ टाइप ऑफ मोनोपोली है तभी आप डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो, अगर मोनोपोली नहीं है तो डिस्क्रिमिनेशन करना पॉसिबल नहीं है। अब प्योर मोनोपोली बहुत अच्छी बात है, थोड़ी बहुत मोनोपोली होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, monopolist should be able to divide the market into different सब मार्केट। बेटा सबसे पहले आपके पास मोनोपोली होनी चाहिए, ठीक है। अब ये जो आपकी मार्केट है, चलो मार्केट को आप डिवाइड करोगे सब मार्केट में। क्यों बेटा, 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा ना, एक रिच क्लास एक पुअर क्लास, तभी तो डिस्क्रिमिनेट कर पाऊंगा। क्योंकि अगर मैंने पुअर क्लास, अगर मैंने सबके लिए प्राइस बढ़ा दिया घटा दिया तो पुअर क्लास ऑफेंड हो सकता है ना। तो मुझे बहुत प्लानिंग से चलना पड़ेगा। पहले मैं मार्केट लूंगा गौरिका जी, कंडीशन नंबर 1, इस मार्केट में मेरी क्या होनी चाहिए, मोनोपोली पावर होनी चाहिए। फिर मैं इस मार्केट को डिवाइड करूंगा सब मार्केट में। तो लेट्स अज्यूम दिस इज सब मार्केट, ये है सब मार्केट ए, और ये है बेटा सब मार्केट बी। कंडीशन नंबर 2, डिफरेंट मार्केट में डिवाइड करना है। कंडीशन नंबर 3 पता है क्या है, दोनों मार्केट की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिफरेंट होनी चाहिए। सर मतलब अगर मान लो मार्केट ए की ईडी है 2 और इसकी ईडी होनी चाहिए 2 से अलग, यानी मान लो 5। सर ऐसा क्यों, अब देखो ध्यान से जुएब भाई, ईडी 2 है और वहां ईडी 5 है, इसका मतलब क्या है, सब मार्केट ए जो है ना वो उसके कंपेरेटिवली लेस इलास्टिक है। मतलब अगर यहां पे मैं प्राइस को थोड़ा बढ़ाऊंगा तो डिमांड ट्वाइस रिस्पॉन्स करेगी। उस मार्केट में अगर मैं प्राइस को बढ़ाऊंगा तो डिमांड 5 टाइम रिस्पॉन्स करेगी। मतलब क्या मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं सुहानी, ये मार्केट होगी कौन सी, बेटा ये होगी पुअर क्लास, जो प्राइस से बहुत ज्यादा हाईली इलास्टिक है। अगर आपने यहां प्राइस बढ़ाया तो भैया 5 टाइम्स डिमांड फॉल हो जाएगी। और कंपेरेटिवली ये मार्केट क्या होगी, थोड़ी थोड़ी सी रिच, क्योंकि अगर यहां प्राइस बढ़ रहा है तो वो रिस्पॉन्स कर रही है बट उनसे कम। तो आप एक बात बताओ, मैं प्राइस कहां बढ़ाना प्रेफर करूंगा, जिसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, कम है, क्योंकि उसका डिमांड रिस्पॉन्स कम आएगा ना। तो मैं यहां पे प्राइस बढ़ाना चालू करूंगा। पहले बताओ कोई दिक्कत। पहला पॉइंट, देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ मोनोपोली पावर, तब आप डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो। दूसरा, मार्केट को डिवाइड करना इनटू डिफरेंट सब मार्केट, दोनों सब मार्केट की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होनी चाहिए, डिफरेंट। अब जिसकी हाई है वो पुअर है, जिसकी लो है वो रिच है। मुझे प्राइस कहां पे बढ़ाना है, रिच क्लास के में बढ़ाना है, क्योंकि वहां प्राइस बढ़ाने से डिमांड में ज्यादा इंफ्लुएंस, अगर आपने गलती से वहां प्राइस बढ़ा दिया उस मार्केट में तो बेटा फिर डिमांड बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो सकती है। ठीक है, तो याद रखना ईडी दोनों की डिफरेंट होनी चाहिए और आपको उस मार्केट में प्राइस बढ़ाना है जिसकी ईडी कम है। और चौथी और लास्ट कंडीशन, मार्केट बी के जो कंज्यूमर है ना वो मार्केट ए को एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो एक्सेस कर पाए तो वो आपसे खरीदेंगे 10 रुपए में और आप यहां बेच रहे हो मान लो 20 रुपए में, वो कहेंगे अच्छा हमें 10 में दे रहा है, वो आएंगे और इस मार्केट में 15 में बेच देंगे। तो क्या आपकी मोनोपोली कंटिन्यू हो पाएगी। तो फोर्थ कंडीशन और लास्ट कंडीशन है क्या, इट शुड नॉट बी पॉसिबल फॉर द बायर इन लोअर प्राइस मार्केट टू सेल इट इन हाई प्राइस मार्केट। अगर ये चारों कंडीशन मीट है तो आप डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो। कोई दिक्कत बेटा, अगर मैं तेरे को बेच रहा हूं 5,000 रुपए में ये पेन, इसको बेच रहा हूं 10,000 रुपए में पेन, ठीक है। अब तू इस वाली मार्केट में जाके एक्सेस कर सकता है इस मार्केट को, तो तू क्या करेगा, मुझसे लेगा 5 में, सुहानी के पास जाएगा कहेगा कितने का दे रहे सर, 10 का, मेरे से ले ले 7 में। तो तू तो मेरी मोनोपोली बिगाड़ देगा ना।
तो वो कह रहा है डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए जो लोअर प्राइस मार्केट वाले कंज्यूमर है वो हाई प्राइस मार्केट में जाके सेल नहीं कर सकते, एक्सेस नहीं कर सकते, अदरवाइज आपकी मोनोपोली बिगड़ जाएगी। कोई दिक्कत? चारों कंडीशन क्लियर है? हाँ जी, हाँ हाँ बेटा, इक्विटी मतलब क्या होता है? अगर कोई एसेंशियल एलिमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल पैरासिटामोल है, अब पैरासिटामोल जो है वो 100 रुपए का पत्ता आता है, मुझे नहीं पता कितने का आता है, मान लो 100 रुपए का पत्ता, इट इज अ नेसेसिटी राइट, 100 रुपए में सब खरीद पा रहे हैं। अब तू आया, तूने बोला मोदी जी मेरे लिए तो बड़ा महंगा पड़ रहा है, मैं नहीं खरीद पाऊंगा, तो मोदी जी ने क्या करा? मोदी जी ने प्राइस डिस्क्रिमिनेट कर दिया तेरे लिए कि भाई चलो ठीक है, जो एक पर्टिकुलरली ये वाले सेक्टर वाले बंदे ना, इनके लिए पीसीएम का पत्ता 20 रुपए में मिलेगा। तो उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन क्यों करा? ताकि समाज में इक्विटी मेंटेन रहे, पुअर क्लास भी नेसेसिटी गुड्स को अफोर्ड कर पाए। समझ आ रही बात? बेटा तू अकाउंट्स पढ़, नहीं तू अकाउंट्स ही पढ़ बेटा, छोड़ तू इको मत, छोड़ दे, 40 नंबर लाई इको में बस पास, अकाउंट में क्लास के बेस पे, कास्ट के बेस पे, कास्ट के बेस पे प्राइस कहां से डिस्क्रिमिनेट हो गया यार? अच्छा हाँ वैसे होता है टाइम एरिया यूज कंज्यूमर बेस पे हुआ, फीसेस वगैरह फ्लक्चुएट होती है कैसे ना, आप एग्जाम फॉर्म, वैसे सबसे सीए तो भाई सबसे बढ़िया कोर्स है, इसमें कोई कास्ट का शायद इकलौता इंडिया का कोर्स है जिसमें कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं है राइट। हाँ, आप कोई भी कास्ट से हो, जो रिजर्वेशन इसमें कोई है नहीं, अदरवाइज तो सब में रिजर्वेशन है शायद इंडिया में। हाँ हाँ, बेसिक फीस लग रही है ना जो लग रही है सबकी, अदरवाइज अगर आप देखोगे तो कॉलेजेस में भी, जो स्कूल्स में भी, जो रिजर्व कास्ट होता है एसटी एससी ओबीसी, या आप किसी बिलो पॉवर्टी लाइन में आ रहे हो या कोई भी अलग कोटा है आपका, तो आपके लिए फिर प्राइजेस बदल जाते हैं, अगर बदल रहे तो वो कंज्यूमर बेस का ही पार्ट होगा वैसे। बेटा इसका पार्ट नहीं, वो एक चैप्टर है पब्लिक फाइनेंस, वहां पे सिखाया जाएगा आपको, ठीक है? पहले बताइए यहां तक कोई दिक्कत? कंज्यूमर बेस्ड, रेलवे की बुकिंग नहीं भाई, रेलवे में नहीं होता भाई ऐसा, रेलवे में आप पहले करते हो टिकट ताकि रिजर्वेशन कंफर्म हो, प्राइस फ्लक्चुएट नहीं होते रेलवे में। यार ऐसा नहीं होता मेरे हिसाब से, मैं ट्रेन में ट्रैवल ऐसे करा नहीं है ज्यादा, बट अगर आप तत्काल टिकट ले तो प्राइस बढ़ जाते हैं। मेरे को नहीं, यार मेरे को तो नहीं लगता ऐसा, चलो मैं एक बार कंफर्म करूंगा, बट ये मेरे को नहीं पता और मेरे को लगता भी नहीं ऐसा होगा, क्योंकि गवर्नमेंट कभी ऐसे, जब गवर्नमेंट मोनोपोली होती है तो मुझे नहीं लगता वो ऐसा करेगी। फ्लाइट्स में तो होता है, लेकिन मेरे को यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि अगर आप, बसेस तो प्राइवेट चल रही है ना, बसेस कहां से ला रहे हैं, तो वो मोनोपोली थोड़ी है गवर्नमेंट की, बसेस में तो हो सकता है वो तो कोई, फ्लाइट्स में बसेस में तो होता है। अब जैसे मैं अभी थोड़े टाइम पहले मनाली गया था, तो हम सारे दोस्तों की टिकट जो रखी थी, उसमें 2 दोस्तों का लास्ट मोमेंट में बना था, तो उनकी हमने एक्स्ट्रा, ऑल्दो उसकी बस खाली चल रही थी, पीछे की सीट काफी खाली थी, बट हमने और एक्स्ट्रा पे करे उनके लिए, तो वो तो वो कर सकते हो, तो प्राइवेट है ना, वो कुछ भी कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक रेलवे में ऐसा होता होगा। चलो अगर आप बोल रहे हो तो शायद आप ट्रैवल करते होंगे, मेरे को तो आइडिया नहीं भाई। भाई मैं प्लेन में भी ट्रैवल नहीं करता भाई, नहीं भाई मैं प्लेन में भी ट्रैवल नहीं करता भाई। यहां तक कोई दिक्कत? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो गया, कितने टाइप का होता है बता दिया, क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं बता दिया, और डिस्क्रिमिनेशन करने की 4 कंडीशन है, वो मीट होगी तभी आप डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो। लास्ट आपको याद है 3 पार्ट और थे, है ना, डुओपोली मोनोपोली, वो और सुन लो बेटा, और प्लीज इसे सुपर इंपॉर्टेंट कर लेना, सुपर इंपॉर्टेंट पेपर के लिए। पहला होता है डुओपोली, मोनोपोली का बड़ा भाई। डुओपोली होती है एक ऐसी मार्केट जहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर है, हर जगह ही होते हैं, लेकिन होते हैं 2 डोमिनेटिंग सेलर। प्लीज भावनाओं पे मत बह जाना बेटा, मैं नहीं लिख रहा 2 सेलर, मैंने लिखा 2 डोमिनेटिंग सेलर, मतलब सेलर बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मार्केट डोमिनेट कौन कर रहा है? 2। जैसे ओला एंड उबर, ओला एंड उबर क्या सिर्फ 2 सेलर है मार्केट में कैब के? नहीं, ब्लू स्मार्ट है ना, रैपिडो है, रैपिडो में कैब्स भी आती है, वो बाइक और ऑटो आता है शायद, एक और है, ब्लू स्मार्ट तो हो गया, एक है इन ड्राइव, हाँ इन ड्राइव, जिसमें आप वो नेगोशिएट कर सकते हो, लेकिन डोमिनेट कौन कर रहा है?
दो। फूड डिलीवरी ऐप स्विगी जोमेटो, दो डोमिनेटिंग। क्या उसके अलावा है? नहीं बेटा, है। फूड पांडा पहले था, आपने तो शायद सुना नहीं होगा, बहुत छोटे छोटे थे, हमने तो बहुत लूटा है उसको। भाई फूड पांडा ने एक पता नहीं क्या ऑफर आता था, एक रुपए में कुछ भी ऑर्डर कर दो, तो भाई हमने तो उनका भट्टा बिठा दिया था भाई। मम्मी पापा सबके फोन से, चारों के फोन से आइसक्रीम आ रही है एक रुपए में। तो वो पहले था, उससे नहीं बिजनेस मॉडल स्टार्ट करा था, बट डोमिनेट अब कोई और कर रहा है ना। जैसे एयरप्लेन मैन्युफैक्चरिंग में दो ही है, एयरबस और बोइंग, दो ही बनाते हैं बस। तो देर आर टू डोमिनेटिंग सेलर, उसको बोलते हैं डुओपोली। क्या बोलते हैं? मोनोपोली का एक और भाई है विच इज कॉल्ड मोनोपोसोनी। पहली बात, ये ऑपोजिट ऑफ मोनोपोली होता है बेटा। क्या होता है? जियो एंड एयरटेल। नो भाई, जियो एंड एयरटेल नहीं होगा ना, उसमें वी का भी सब्सटेंशियल शेयर है, वी का भी शेयर है ना उसमें। बीएसएनएल का तो चल नेग्लिजिबल है, बट उसका वोडाफोन आइडिया का शायद सब्सटेंशियल मतलब होगा 5-7% तो होगा इंडिया में वी का। जियो तो मेजोरिटी पे। अच्छा, मोनोपोसो नहीं होता है, ऑपोजिट ऑफ मोनोपोली। सर मतलब? बेटा मोनोपोली क्या था? लार्ज नंबर ऑफ बायर, सिंगल सेलर। इसमें क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ सेलर बट ऐसी मार्केट जिसमें बायर जो है वो सिंगल है। मोनोपोली में क्या होता था? सेलर सिंगल होता था। इसमें क्या होता है? बायर सिंगल होता है। अब आप कहोगे सर इसका एग्जांपल दो, तो मैं ज्यादा टाइम वाइम वेस्ट नहीं करूंगा बेटा। एग्जांपल है वैसे, कंपनी कोल टाउन करके एक चीज है, वो इसका एग्जांपल है, कंपनी कोल टाउन। ठीक है, मुझे नहीं पता शायद आपकी बुक में दिया हो नहीं दिया हो, लेकिन इसका एग्जाम मोनोपोसोनी की एक ही मार्केट है, कंपनी कोल टाउन। अगर आपको पढ़ना हो थोड़ा ऑनलाइन इसके बारे में रिसर्च कर लेना, क्या है, कैसे वर्कआउट करती है। तो ये इकलौती ऐसी मोनोपोसोनी है जहां पे सेलर बहुत सारे हैं लेकिन बायर एक ही है। यार कोल से रिलेटेड है, एक मार्केट है जिसमें कोयले का ट्रेड होता है, तो वही पूरी केस स्टडी बतानी पड़ेगी। बस मोनोपोसोन याद रखना। आपके पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा? ऐसी मार्केट जिसमें लार्ज नंबर ऑफ सेलर है बट देर इज अ सिंगल बायर इज डैश मोनोपोसोनी, एंड इट इज अ ऑपोजिट ऑफ मोनोपोली मार्केट। लिखता है ऐसे, ऑपोजिट ऑफ मोनोपोली मार्केट डैश मोनोपोसोनी। फिर मोनोपोली और मोनोपोसोनी के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं बायलैटरल मोनोपोली। याद रखना, पेपर में एज इट इज आया है, ये होता है मोनोपोली प्लस मोनोपोसोनी। मतलब ऐसी मार्केट जहां पे सेलर भी क्या है और बायर भी क्या है। तो अगर सिंगल बायर सिंगल सेलर है उसे बोलते हैं बाइलेटरल मोनोपोली। क्या बोलते हैं? बाइलेटरल। तो तीन ही थे बस। पहला डुओपोली, टू डोमिनेटिंग सेलर। दूसरा मोनोपोसोनी विच इज ऑपोजिट ऑफ मोनोपोली, सिंगल बायर लार्ज नंबर ऑफ सेलर। बाइलेटरल मोनोपोली इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोपोली एंड मोनोपोसोनी। ये पेपर का क्वेश्चन है। एंड यहां पे क्या होता है? सिंगल बायर सिंगल सेलर। क्या यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? बेटा डुओपोली होती है जहां पे बायर बहुत सारे हैं लेकिन सेलर सिर्फ दो ही है जो मार्केट में नोन है, डोमिनेटेड है। जैसे ओला एंड उबर। कैब में ओला और उबर दो ही ऐसे प्लेयर हैं जो मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं, उसके अलावा कोई नहीं। फूड डिलीवरी में स्विगी एंड जोमेटो, यही दोनों आपस में कंपीट कर रहे हैं मेजोरिटी, और छोटे मोटे होंगे तो पता नहीं, बट मेजर यही है। तो जहां पे दो सेलर होंगे वो डुओपोली। दो मेन प्लेयर यही है जिनके पास मार्केट का लार्ज शेयर है। हाँ जी सर, आप भी कुछ पूछ रहे थे? डिफेंस इक्विपमेंट्स किसका? मोनोपोसोनी का? नहीं भाई, पहली बात तो आर्म्स एंड एमिनेशन का मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता। पहले तो किसकी बात कर रहा है? तो वर्ल्ड की बात कर रहा है, इंडिया की बात कर रहा है? अगर तू इंडिया की बात करे, आर्म्स एंड एमिनेशन कोई मैन्युफैक्चर नहीं करता, कोई प्राइवेट कंपनी मैन्युफैक्चर नहीं करती। आर्म्स नहीं, सुन तो ले बेटा, आर्म्स एंड एमिनेशन शेड्यूल ए इंडस्ट्री है, गवर्नमेंट के अलावा कोई नहीं बना सकता। लेकिन आप बोलोगे सर ये हमने तो कंपनी लेके सर ये वेपन में, बेटा वो उसके, अबे चुप इल्लीगल, वो आर्म्स एंड एमिनेशन के इक्विपमेंट्स बनाती है। मतलब गन नहीं बना सकता कोई, लेकिन गन के अंदर का जो मैगजीन है वो बना रहा होगा कोई। गन नहीं बना सकता कोई, लेकिन गन के आगे जो साइलेंसर लग रहा है वो बना रहा होगा कोई। तो आर्म्स एंड एमिनेशन में जो एंगेज है ना, वो वेपन्स नहीं बना रहा, वो वेपन्स के कंपोनेंट बना रहा है। पहली बात, फॉरेन कंट्री में हाँ आप बोल सकते हो, लेकिन फिर वहां पे बायर सिर्फ गवर्नमेंट नहीं ना, वहां पे तो तू भी बाय कर सकता है। नहीं, टैंक नहीं खरीद सकते आप, इंडिया में भी घर खरीद सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुझे गन वन कोई भी चाहिए आप ले सकते हो आराम से। हाँ लाइसेंस,
तो लाइसेंस लेने में क्या दिक्कत है? एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है। अगर आप लाइसेंस लेने जाओ गन का, मतलब मेरे किसी एक है नोन में, उनके पास है, तो उन्होंने बताया था मुझे उसका कुछ इंडिया में क्या सीन होता है लाइसेंस लेने का। आपकी पहले तो ऑब्वियसली आपको पर्टिकुलर रीजन देने पड़ेंगे कि क्यों आपको वो जो है आर्म चाहिए रखने के लिए। दूसरा, फिर वो पूरा आपका देखेंगे सारा आसपास का माहौल कि क्या ये पर्सन सही है, आपके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स तो नहीं है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। उसके बाद आपकी ना 3 महीने की ट्रेनिंग होती है, उसमें आपको वेपन हैंडलिंग की क्लासेस लगती है पूरी इसकी लाइसेंस लेने की। 3 महीने आपको जाना पड़ता है, पढ़ाते हैं आपको कि वेपन हैंडलिंग करते कैसे है। वो बताएंगे हमेशा। जैसे आपको पता होगा, अगर गन पिस्टल की बात करें तो वहां पे एक सेफ्टी लॉक होता है, जब तक आप उसे ऊपर नहीं करोगे तब तक गन चल नहीं सकती, राइट। तो वो बताते कि सेफ्टी लॉक हमेशा ऑफ रखना है, गन हमेशा हाइड करके रखनी है, आप सिंपल सीधा बाहर नहीं निकाल सकते। तो पूरी 3 महीने की ट्रेनिंग होती है, शूटिंग प्रैक्टिस होती है, उसके बाद फिर आपको लाइसेंस मिलता है इंडिया में बता रहा हूँ। बाहर तो थोड़ा ज्यादा सिंपल होता है, कोई भी ले सकता है गन। चलो, हाँ जी यार, फिर वही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तुम पहले एक बार कंपनी कोल टाउन पढ़ लेना, अगर तुम्हें वो जम जाए, तुम्हें समझ आए कि ये क्या हो रहा है, तो फिर हम उसकी दूसरे की बात करेंगे, क्योंकि ना कंपनी कोल टाउन से कनेक्टेड है। बट फिर वही है, आउट ऑफ द बॉक्स जाने का इतना फायदा नहीं है, कोर्स वैसे बहुत है, क्या पढ़ाओ तुम्हें एक्स्ट्रा। चलो सर, क्या फॉर्म्स ऑफ मार्केट खत्म हो गया? नहीं बेटा, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी इसमें बचे कर्व्स। ये कर्व्स देख रहे हो बेटा? अगर आपने कॉस्ट और रेवेन्यू नहीं पढ़कर आया ना अगली क्लास, तो अगली क्लास तुम मेरी शक्ल देखोगे और मैं तुम्हारी शक्ल देखूंगा, और मैं तुम्हारी शक्ल बिल्कुल भी देखना नहीं चाहता, ठीक है? तो प्लीज अगली क्लास कॉस्ट एंड रेवेन्यू कर्व्स पढ़कर आइएगा, सो दैट आपके दिमाग में ये कर्व्स थोड़े बहुत घुस जाए, ठीक है? क्योंकि थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ टफ नहीं है तो इजी थे। पढ़ ले भाई वहां। हाँ चलो, पहले बताओ यहां तक क्लियर है? अब इसके जो नोट्स है वो मैं अभी ग्रुप पे भेज रहा हूं, आप इसको घर से होमवर्क में नोट करके आ जाओ, ठीक है? ये अभी नोट करने, घर से कर लोगे ना पक्का? जो अगली क्लास नोट्स नोट करके नहीं आएगा उसको एंट्री है, मां कसम है सबको। चलो नोट्स नोट करके आने सबको, मां कसम। क्लास में एंट्री नहीं है अगली क्लास अगर नोट्स नहीं बनाए।